नमस्कार दोस्तों, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज तारीख है 16 अगस्त 2020 और वक्त हो चला है 9 बज रहा है शाम का, रात का। देखिए, मैंने जैसा कि जब ये YouTube चैनल स्टार्ट किया था, कहा था इसमें हम साहित्यिक लोगों की बातें करेंगे। मतलब इनिशियली हमारी मुख्य बातें जो होगी वो साहित्य की दुनिया से होगी। तो साहित्यिक लोगों को अगर हम याद करते हैं तो किस तरीके से याद करते हैं? साहित्यिक लोगों को हम उनकी साहित्यिक रचनाओं, उनकी साहित्यिक गतिविधियों, उनकी साहित्यिक ठाती जो हमारे पास सहेजी समेटी गई है, उनके माध्यम से याद करते हैं। और एक तरह से याद करते हैं, जब उनका जन्मदिन आता है तब याद करते हैं, और जब उनकी पुण्यतिथि होती है तब भी याद करते हैं कि आज वो प्यारा शख्स या आज वो इतना महान इंसान, इतना महान क्रिएटिव इंसान हमारे बीच में नहीं है, फलानी तारीख को वो नहीं रहा, नहीं रहे। तो आज ऐसे ही एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान का जन्मदिन है। मेरा ऐसा निजी मामला मानना है, मैं ऐसा निजी तौर पर महसूस करती हूँ कि वो इंसान जो वो 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 कोई भी व्यक्ति अगर एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान नहीं है तो वो बहुत अच्छा साहित्यिक इंसान भी नहीं हो सकता। ये ऐसा मेरा निजी मामला है। ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने जीवन में बहुत अच्छे काम नहीं किए पर उन्होंने रचा बहुत अच्छा है, ऐसा है। पर फिर उनकी रचनाओं में मैं अपनी अगर बुद्धि और अपने विवेक और अपने दिमाग और अपनी निगाह से देखूंगी तो उसमें मुझे कोई ना कोई खोट नजर आ जाएगी। ये ऐसा बिल्कुल, अब इसे पूर्वाग्रह कह लिया जाए चाहे जो भी कह लिया जाए, मैं उस किसी भी इंसान को जिसमें इंसानियत ना हो, जिसकी मतलब जो ओरिजिनली एक अच्छा इंसान ही ना हो, वो अच्छा रचेगा क्या खाक। जो साहित्य चीज है, जो साहित्य विधा है, वो बहुत पारदर्शी चीज है। हम अपने दिल की बातें, जब हम कोई चीज छू जाती है हमें, जब हम उसे कागज पर उकेरते हैं, हम साहित्य की केवल बात कर रहे हैं यहाँ, मैं और कलाओं की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अगर और कलाओं को भी मान लीजिए, ले ले कि हम जब कोई चित्र बनाते हैं, कोई चीज टच करती है हमें, कोई चीज हमें महसूस कराती है कुछ, तो हम उस पर कोई कलाकृति बनाते हैं, कोई मूर्ति बनाते हैं, कोई अच्छा सा नाटक उस पर कर रहे होते हैं, कुछ भी एक्ट कर रहे होते हैं या कुछ रच रहे होते हैं। तो इन सब में चूंकि मेरा सबसे ज्यादा वास्ता लिखने से है, मैं एक लेखिका के तौर पर बात करती हूँ, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि जब कोई चीज मुझे छूती है और वो बिल्कुल उसी तरह से मैं कागज पर रख देती हूँ, तो वो मेरे दिल का आईना होती है कि इस चीज को ऐसा मैंने महसूस किया और ये मैंने उसको कागज पर उकेर दिया, कागज पर उतार दिया और ये उसका पिक्चर बनकर आ गया। साहित्य समाज का दर्पण है जो, तो समाज का दर्पण लेखक के माध्यम से साहित्य बनता है ना। समाज का जो समाज में जो कुछ हो रहा होता है वो एक लेखक के माध्यम से साहित्य बनता है। तो जब वो जो माध्यम है, जब वही आपका बेईमान है, जब वही ईमानदार नहीं है, तो फिर वो आपको क्या शुद्ध साहित्य देगा? सोचने वाली बात है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। बहरहाल, मैं आज बात कर रही थी 16 तारीख की, और आज जिस व्यक्ति का जन्मदिन है वो अगर आज होता तो वो आज 75 साल का हो गया होता, और उस बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारे इंसान और बहुत ही क्रिएटिव, मल्टी टैलेंटेड इंसान, मल्टी लेयर्ड इंसान, मल्टी लेयर्ड इस लहजे में कि हर लेयर में एक टैलेंट है उसके अंदर, ऐसे इंसान का जन्मदिन है। और उस व्यक्ति का नाम है श्री नीलाभ अश्क। वो अश्क लगाना पसंद नहीं करते थे, तो ठीक है, नीलाभ जी का जन्मदिन है आज। ओके, नीलाभ, ये जो शब्द है,
थोड़ा सा इसमें 1-2 मिनट में बात कर लेते हैं। एक्चुअली मेरी उनकी जो बातचीत रही है सबसे पहले वो फ़ोन पर हुई है। उसके बाद हम मिले हैं, उसके बाद हम एक दूसरे के जीवन साथी बने हैं। ठीक है 2 साल ही साथ गुजारे, ठीक है कि वो पिछले 4 साढ़े 4 साल से नहीं है हमारे साथ, ठीक है कोई ये सब बातें दीगर हैं, दूसरे नंबर पर हैं, दोयम बातें हैं ये। इनिशियल बात तो ये है कि हम साथ कैसे थे। तो पहली मर्तबा जो हम दोनों की बात हुई थी वो बात हमारी फ़ोन पर हुई थी। तो उन्होंने बात मेरी किसी कहानी को पढ़ के छेड़ी थी, कांटेक्ट किया था। तो उस बात पर उन्होंने सबसे पहले ये भी कई चीज़ों की प्रशंसा हालांकि वो कर रहे थे उस दौरान, लेकिन उन्होंने कहा आपका नाम बहुत अच्छा है, हर किताब के पहले पन्ने पर आता है। तो मैंने कहा कि हाँ थैंक यू वेरी मच। तो बताइए कि मेरा जीवन किताब ही है। मैंने कहा अच्छा ये तो भाई बड़ी अच्छी बात है। तब मैंने उनसे पूछा कि ये जो आपका नाम है इसका जरा बताएं, नीलाभ नाम क्या है। तब उन्होंने कहा भाई आप तो संस्कृत पढ़ी हुई हैं, एकदम इसी तरह से बोले थे, अरे भाई आप तो संस्कृत पढ़ी हुई हैं, आप तो स्वयं बताएं कि नीलाभ नाम का क्या मतलब हुआ। तो मैंने कहा हाँ मैंने संस्कृत पढ़ी है और अगर उसे तोड़ें तो ये नीलः आभः यस्य येन सः, जिस किसी की भी नीली आभा है वो नीलाभ। तो बोले बिल्कुल सही। तो मैंने कहा तो फिर आप कौन सी नीली आभा है। तो कहते हैं आप जिसमें समझ लीजिए। तो मैंने कहा कि नीली आभा तो जैसे अगर बहुत सारे धार्मिक नाम जब रखे जाते हैं तो कृष्ण का रखा माना जाता है। अभी अभी देखिए कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन पहले गुजरी है, सब कुछ नीला नीला ही था, हर कोई अपने बच्चे को नीले रंग से कृष्ण बना रहा था रंग कर। तो मैंने कहा कि भाई कृष्ण हुए, फिर तो राम हुए, शिव भी हुए, ये सारे नीली आभा वाले भगवान की तस्वीर बनाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ तो हूँ मैं ये सब। तो मैंने कहा अरे वाह तब तो आपका नाम बड़ा मतलब विस्तृत है। तो बोले हाँ है। तो फिर मैंने कहा तो फिर नीलाभ का मतलब तो फिर आसमान भी हुआ, वो भी तो नीली आभा है। बोले हाँ। फिर मैंने कहा फिर तो समंदर भी हुआ। बोले हाँ। फिर मैंने कहा वो जो नीलम की अंगूठी होती है, नीलम रत्न जो होता है वो भी हुआ। बोले हाँ। तब उन्होंने कहा आपका तो बड़ा ज्ञान विस्तृत है। तो मैं मतलब हंसने लगी। तो आज मैं सोच रही हूँ 75वें वर्षगांठ पे नीलाभ साहब की, कि वाकई में वो एक नाम का बड़ा असर होता है। वो एक ऐसे इंसान रहे हैं जो बहुत दूर दूर तक जिनकी आभा छाई हुई है। ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं जिनमें इतने सारे गुण हों। एकदम मतलब शाही आदमी, शाहाना अंदाज में बहुत गरीब आदमी भी रह लेता है कई बार। मतलब ये कि जितना जैसे गालिब साहब रहे हैं, गालिब साहब आर्थिक रूप से पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे। पेंशन जो पाते थे, जो वजीफा पाते थे, उसके लिए भी उन्होंने बड़े लंबे लंबे संघर्ष किए, लेकिन वो शाही जिंदगी जीते थे। ठीक है। तो नीलाभ साहब के साथ भी कुछ ऐसा है, लेकिन आर्थिक रूप से वो बहुत स्ट्रॉन्ग अपने शुरुआती और अपने बस आखिरी दौर उनका बहुत खराब गुजरा है। बाकी उन्होंने बहुत राजसी जीवन जिया है। मतलब एक आदमी जो लंदन में मकान खरीदता है धड़ाक से बेच देता है, फिर मकान खरीदता है फिर बेच देता है। एक आदमी जो दोस्त के नाम पर 50,000 रुपए की शर्त लगा लेता है और दे देता है। देखिए ऐसा आदमी। लेकिन अब यही है, ऐसा आदमी जो अपने यहाँ जो झाड़ू लगाने आता है, जो जमादार है, जो चाय का बर्तन रखने आता है, उठाने आता है, उसको वो मालिकाना सौंप देता है। ऐसा आदमी जो नौकरानी है घर की, उसको घर की चाबियां उठा के दे देता है कि नहीं तुम पूरा घर संभालती हो, झाड़ू बर्तन सब पूरा कर देखती हो, तुम ही घर देखो, इस टाइप का। मतलब एकदम जैसे आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग और भी हुए हैं इस कायनात में। एक शहंशाह जैसा इंसान, एक ऐसा राजकुमार जन्मा अश्क जी के परिवार में, अश्क जी का बेटा, जिसको उर्दू की प्रॉब्लम है। जब वो पढ़ने लगा, जब उसे उर्दू की कोई समस्या आ रही है तो कराची फैज़ अहमद फैज़ साहब को फ़ोन किया जा रहा है।
उन्हें अंग्रेजी में कुछ पूछना है तो फादर कामिल बुल के उनको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। मतलब इस तरह की उसकी परवरिश, उसकी तरबियत रही, जितना आम तौर पे लोगों को हासिल नहीं होता, बहुत बड़े बड़े दिग्गजों को ही हासिल होता है। इसकी वजह उनकी माता जी रहीं। माता जी खुद आर्मी कमांडेंट थीं, तब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। वो मोहनजोदड़ो करके जगह का नाम है, रेनाला खुर्द है वहाँ पर। उसकी जो कैंट थी, कैंटोनमेंट एरिया था, वहाँ वो आर्मी कमांडेंट थी। और फिर उन्होंने आर्मी स्कूल की प्रिंसिपलशिप भी संभाली बहुत दिनों तक। तो ऐसी बड़ी सुशिक्षित, बड़ी सुविख्यात माता जी का जो बेटा है, और इतने प्रभावशाली राइटर, इतने हंसमुख, इतने जिंदा दिल पिता का जो बेटा है, जाहिर सी बात है उसकी तरबियत बहुत अच्छी होनी ही है। वो बहुत लोगों से बहुत वरिष्ठ रहे प्रारंभ से ही, जो बहुत ही विरले किस्म के होते हैं। तो उसी प्रकार के कोई एक विरला नीलाभ साहब भी रहे। अब आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन में आज बहुत सारी प्लानिंग हम लोगों की कभी थी जब वो थे। 70 साल के भी कंप्लीट जस्ट होने वाले थे और वो चले गए इस दुनिया को छोड़कर। वो 23 जुलाई को गए और 16 अगस्त को उनका जन्मदिन होता है। देखिए कितने कम दिनों का गैप है। वो 70 साल के कंप्लीट हो जाते तब वो ये दुनिया छोड़ते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो पहले चले गए। तो आज 75 साल के वो होते, उनको गए 5 साल तकरीबन हो गया है। तो अगर आज वो होते तो कितनी सारी जो हम लोगों ने प्लानिंग की थी वो होती। जैसा 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 हम लोगों ने सोचा था ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, उनके जाने के बाद भी मैंने कई चीज़ें खुद भी सोची थी। तो एक आज मैं जैसे कि एक उनके लिए किताब निकालने का ख्याल था, बहुत सुंदर सी। तो उस किताब पर एक उनके बहुत प्यारे इंसान हैं, उनका लिखा हुआ एक पैराग्राफ मैं पढ़ देती हूँ। ये पैराग्राफ जो है ये लिखा है कैलाश बुध। ये पूरा लिखा तो उन्होंने बहुत लंबा संस्मरण है, मैं आपको केवल थोड़ा सा सुना दे रही हूँ। कैलाश बुधवार जी बहुत 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 हम्बल इंसान रहे हैं। लंदन में रहते थे। नीलाभ को बीबीसी वही ले गए थे। नीलाभ ने बीबीसी में भी बहुत अच्छा समय गुजारा है। बहुत उनकी यादगार जर्नी रही, बहुत सुंदर टाइम उन्होंने वहाँ गुजारा है। तो कैलाश जी उनके बॉस थे यूं तो, लेकिन पिता थे एक्चुअली, वो वहाँ उनके पिता ही थे। तो उन्होंने जो पढ़ा है, उन्होंने जो लिखा है, कैलाश जी मुझसे अक्सर फ़ोन में बात करते थे। और बड़े दुर्भाग्य की बात ये भी देखिए, अभी कुछ ही दिन गुजरे कैलाश साहब भी चले गए। तो उनका ये मेल मुझे मिला था। इस मेल में उन्होंने बड़े प्यार से उनको याद किया था नीलाभ के जाने पर। तो उसका ये मैं थोड़ा सा पढ़ रही हूँ, आप जरा इसे सुने। अब जब नीलाभ का चेहरा ध्यान में आता है तो लगता है जैसे वो कहीं कोई ढूंढ रहा हो। नीलाभ किस तलाश में था, ये जाहिर किए बिना कि उसकी तलाश की मंजिल क्या थी, वो कब कहाँ निकल गया, अब मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नीलाभ याद आता है सबसे पहले जब अश्क जी की बैठक में पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ नाटक के रिहर्सल में 1.5 साल की उम्र में वो घुटनों के बल चलता हुआ मेरे पास आ जाता था। जब मैं अपने घर लौटता तो उसका, उस बैठक का, वहाँ के उस बहुत प्यारे से माहौल का दृश्य बयान करने का सुख लेता था। जब कई दशक बाद लंदन में नीलाभ के घर अश्क जी के साथ इलाहाबाद की यादें दोहराने का सुयोग मिला तो नीलाभ के वर्तमान और भविष्य की चर्चा चली। अश्क जी ने नीलाभ को स्वदेश वापस लाने के लिए उत्सुक थे। उन्हें चिंता थी कि उनके पीछे नीलाभ प्रकाशन कौन संभालेगा, जो उनकी पत्नी ने बड़ी मेहनत खून पसीने से खड़ा किया है। उन्हें भरोसा दिलाना कठिन था कि बीबीसी लंदन में आने वाले युग में भविष्य नीलाभ जैसे होनहार के इंतजार में था। नीलाभ ने अपने अनुबंध की अवधि होने से पहले ही
स्वदेश वापस लौटने का फैसला कर लिया था। 1980 का दशक आते आते बीबीसी के हिंदी प्रसारण की नीलाभ जैसी प्रतिभा की तलाश थी और नीलाभ ने बड़ी तत्परता से बीबीसी के प्रसारणों में अपनी भूमिका संभाली। बीबीसी के हिंदी प्रसारकों को समाचार के प्रवाह के साथ वे सभी कार्यक्रम स्वयं प्रस्तुत करने होते थे जिनकी स्वदेश के लाखों श्रोताओं को सुबह शाम प्रतीक्षा रहती थी। नीलाभ के पास गजब प्रतिभा थी, कलम थी, आवाज थी और श्रोताओं को सम्मोहित करने का जादू था। नीलाभ ने समाचार, समीक्षा, वृतांत, राजनीति, कला, साहित्य जैसे विविध कार्यक्रमों को अपनी कलम, अपनी आवाज और अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया। माइक्रोफोन पर आने के कुछ ही दिनों के भीतर लाखों श्रोताओं में अपनी प्रतिष्ठा की निजी पहचान बन गई। देखते देखते बुश हाउस में नीलाभ एक जाना पहचाना नाम हो गया। बुश हाउस लंदन में बीबीसी प्रसारण सेवा का जो दफ्तर है उस जगह का नाम है बुश हाउस। आगे वो कहते हैं, कैलाश बुधवार जी आगे कहते हैं, लेकिन मुझे मलाल है कि नीलाभ ने लंदन में बढ़ती अपनी प्रतिष्ठा पहचानी नहीं। हिंदी अनुष्ठान के और बीबीसी के दायरों से बाहर लंदन के साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनका परिचय बढ़ा और लगने लगा कि देश के बाहर हिंदी की पहचान बढ़ने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोज के काम की परिधि से आगे जैसे नीलाभ का इंतजार हो रहा हो, पर न जाने क्यों वो स्वदेश भी नीलाभ की तलाश में था। स्वदेश लौटने पर जब भी नीलाभ से भेंट हुई, लंदन में उनके दिनों की चर्चा में जो अक्सर उनकी प्रतीक्षा करते रहे, उनका जिक्र बार बार आया। लंदन में नीलाभ को जो तलाश थी, वही तलाश उन्हें स्वदेश लौटकर भी बेचैन किए रही। रास्ते में जो अवसर नीलाभ की प्रतीक्षा में थे, नीलाभ उससे आगे, कहीं और आगे पहुंचने की उलझन में ये सारी उलझनों को यहीं छोड़कर कहीं और आगे निकल गए, उन सब संभावनाओं के साथ जिन्हें नीलाभ की तलाश थी। बाद के दिनों में मैंने जाना नीलाभ ने एक विवाह किया है। ये उसका दूसरा विवाह था। किसी बहुत छोटी लड़की से किया था। जब उस लड़की से मेरी बात हुई तो मुझे बहुत संतोष हुआ कि नीलाभ ने जिस लड़की को चुना था अपनी जीवन संगिनी के तौर पर, वो लड़की निश्चल थी। अब बस इतना ही बोलती हूँ। कैलाश जी ने बहुत कुछ और लिखा है मेरे लिए, मैं वो सब नहीं बोल रही हूँ। तो कैलाश जी बहुत प्यारे से इंसान रहे हैं। बहुत फोन उनका कभी कभार आ जाता था यहाँ पर, क्योंकि वो लंदन में रहते थे और बहुत उम्र दराज थे, तो बातचीत बहुत जो है सीमित ही होती थी, पर फिर भी हो जाया करती थी। ये जो ज़माना गुजर रहा है, जिसे भीषण संक्रमण का दौर कहते हैं, ये ज़माना जहाँ पर हम अपने बहुत सारे मूल्य खोते हुए देख रहे हैं, जहाँ पे लोगों का ईमान ज़बरदस्त बदलते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ सरकारें बड़े बड़े चुनौतीपूर्ण ऐसा माहौल तैयार कर दिया है जहाँ आदमी बहुत स्वतंत्र होकर सांस नहीं ले सकता। ऐसी वजहों और ऐसी हालात में, ऐसी परिस्थितियों में नीलाभ जैसे जुझारू आदमी का, नीलाभ जी जैसे क्रांतिकारी आदमी का होना बहुत ज़रूरी था। उनके एक बहुत अच्छे जानने वाले रहे हैं, उनका नाम है गौहर रज़ा साहब। उन्होंने भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये दौर जो है उसमें नीलाभ जैसे इंसान का होना बहुत ज़रूरी था और वो आज हमारे साथ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो जब नीलाभ बोला करते थे, गौहर रज़ा जब मुझसे मिले थे, गौहर रज़ा साहब के साथ इत्तेफाक एक ये है, वो वैज्ञानिक हैं, वो एक अच्छे शायर हैं, लेकिन उनकी पहली किताब में मेहमान मैं थी जब रिलीज़ हो रही थी गज़लों की जो पहली किताब थी, और जब मेरी पहली कहानी की किताब रिलीज़ हुई थी तो वो चीफ गेस्ट में थे।
तो दोनों ही फंक्शन आईआईसी में ही हुआ था और हम दोनों मौजूद थे। तो उस वक़्त उनसे अच्छी तरह बात हुई थी नीलाभ जी को लेकर। तो कह रहे थे ऐसे वक़्त में नीलाभ को होना बहुत ज़रूरी था। देखिए हम लोग नीलाभ को बहुत बिंदास लहज़े में बोलते हुए भी सुनते हैं। देखिए जैसे जैसे यहाँ पर वो बोल रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ तय करें कि जो भी दमन ये सरकार कर रही है वो सिर्फ संस्कृति कर्मियों पे नहीं कर रही है, बल्कि वो अपने हक मांगने वाले हर आदमी पर कर रही है। आप सोचिए कि ये सरकार है, उसके कान पर जूं नहीं रेंगती जब इतने सारे किसान आत्महत्याएं करते हैं। लाखों की संख्या में अब तक किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं और अगर वो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनसे ये सरकार कहती है कि तुम राष्ट्रद्रोही हो। ये सरकार कहती है कि नक्सलवाद देश की आंतरिक आजादी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम तो कहते हैं कि यहाँ की सरकार ही देश की आजादी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं बहुत तैयारी के साथ नहीं आया हूँ और दूसरी चीज ये है कि मैं हिंदी का कवि हूँ। मैं शायद एक ऐसे पहलू से चीजों को देखता हूँ जो हो सकता है आप लोगों को लगे कि ये कुछ अजीब सा है। और दूसरी चीज ये है कि मैं कोई बहुत बोलने का आदी भी नहीं हूँ। प्रोफेसर साहब तो बाकायदा पढ़ाते हैं तो जाहिर है कि उनको अभ्यास है, मुझे कोई अभ्यास नहीं है। नमस्ते। नीलाभ जी पर जब भी बोलना होता है, जब भी कोई कहता है कुछ बोलो, तो बड़ी दुविधा में मैं पड़ जाती हूँ। मुझे अच्छी तरीके से याद है ये दिक्कत मुझे उस दिन भी आई थी। अभी चंडीगढ़ लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था। पंजाब में कहते हैं अशक साहब की पूजा होती है। किसी ने साहित्य अकेडमी के ही एक महानुभाव हैं, उन्होंने ही कहा कि अरे अशक साहब तो पूजे जाते हैं हमारे पंजाब में। तो नीलाभ जी पर बोलने के लिए बुलाया गया था। अब यहाँ से होटल लेमन ट्री में हम लोग ठहरे थे और जो वेन्यू था वहाँ तक बाई कार ले जाते थे। तो मुझे याद है कि अशोक वाजपेयी जी मेरे साथ थे उस दिन। तो मैंने उनसे पूछा कि नीलाभ जी पर बोलना है, आप बताएं कि मैं क्या बोलूँ। देखिए फिर वही बात कि घरेलू बोलना हो तो मैं बहुत सारा बोल दूँ, वो कैसा आदमी है, वो कितना प्यारा आदमी है, वो कितना सहयोगी है, सब कुछ बोल दूँ। बाहर उन्होंने इतना ज़्यादा मतलब अनलिमिटेड काम किया हुआ है, इतना महत्वपूर्ण और इतना इम्पोर्टेंट, इतने सारे काम एक साथ उन्होंने कर रखे हैं कि मतलब बड़ी दिक्कत आती है सब बताने में। और वो उस दिन कह भी रहे थे, ये बात कह रहे थे कि आप उनका ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, काफ़ी बताने कहते हैं। सही कह रही हैं, पूरा दिन लग जाएगा नीलाभ जी पर बोलने के लिए तो, और इतना कम कम वक्त दिया जाता है, आदमी कितना बोलेगा। तो देखिए उन पर कुछ लिखा है, मैंने एक किताब लिख रखी है, प्रकाशन में दी नहीं है। अब ऐसी तो मैं हूँ नहीं उस बिरादरी से तो मैं आती नहीं हूँ कि जब किताब का प्रचार करना हो तब मैं पति प्रेम अचानक पैदा कर लूँ, अचानक मैं बोलने लगूँ कि नीलाभ ऐसे हैं, नीलाभ ऐसे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ। मैंने पिछले साल भी उन पर बहुत लंबे लंबे आलेख लिखे, बहुत लंबे लंबे संस्मरण लिखे, बहुत जगह प्रकाशित हुए। उसके भी पहले मैंने लिखा था, उनकी कविताओं पर लिखा था। उसके पहले पहली बरसी ही थी तो अच्छा खासा एक आयोजन ही करवाया था। नामवर जी का बहुत मार्गदर्शन रहा उसमें, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी उसमें आए। विमल जी आए, गंगा प्रसाद विमल जी आए, नीलाभ जी के पुराने मित्र हैं, कवि हैं। बड़ा अच्छा संस्मरण का किताब उन्होंने संकलित करके निकलवाई है, बहुत अच्छा लिखते हैं। और भी राजेश जोशी जी आए थे उसमें, कृष्ण कल्पित कवि आए थे। नीलाभ के बहुत प्यारे दोस्तों में हैं, नीलाभ को बहुत प्यार करने वालों में हैं। कई लोग आए भी, बहुत सारे नहीं भी आए जो जिस भी वजह से नहीं आए। तो हर साल नीलाभ पर कुछ ना कुछ मैं अपने तय कराने की कोशिश करती हूँ। आज सुबह भी धार्मिक कई सारे हवन वगैरह थे, वो करवाए थे मैंने।
तो अब जब नीलाद्री पर बोलने को एक साथ कहा जाता है तो बड़ी दिक्कत में आती हूँ। तो मैं उन पर एक किताब मैंने लिखी हुई है, मैं उसका एक अंश पढ़ के सुना देती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको अभी मैंने कहीं प्रकाशन में नहीं दिया, तो इसके प्रचार प्रसार का कोई सीन पैदा नहीं होता है, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। तो ये मैं इसे पढ़ रही हूँ। देखिए, एक टीस, एक खला, एक वहशत, एक अनिश्चित उदासी, एक बहुत गहरा अकेलापन और साथ में अनंत प्यारी यादें, अनोखा मोहब्बत से जज्ब संसार, अपरिमित एहसासात, अप्रत्याशित जगत व्यापार, बहुत बहुत और बहुत कुछ है जो नीलाभ जाते हुए मेरे लिए सहेज गए हैं। आज 4 साल पूरे गुजर गए जब नीलाभ ने सुबह सवेरे अपने कंप्यूटर के आगे बैठकर मुझे पुकारा नहीं। उन्होंने मुझे बहुत सारे नाम दे रखे थे, उन्हीं नामों से, ओ लाडली बेगम, ओ कोहिनूर, ओ कुड़िए, जरा इधर तो आना, देख तो मैंने क्या तीर मारा है, सबकी सुलग गई होगी। आओ मेरी जान और देखो अपने आशिक का कमाल। अरे भगवान, तू जरा सुन तो, छुट्टी कर बाकी कामों की, तू बस इधर आ, ले मेरी ताज़ा तरीन रचना सुन, मेरी ताज़ा तरीन रुबाई सुन, गजल सुन। 4 साल हो गए जब नहीं पिया हमने साथ बैठकर अनमोल कश्मीरी कहवा, उन्हीं के हाथों का बनाया हुआ। मुझे नहीं आता था, वो स्पेशलिस्ट थे। काली चाय, ब्लैक कॉफ़ी, कुछ भी नहीं पिया हमने। शुद्ध शाकाहारी खाना नहीं खाया पिछले 4 सालों से एक साथ। जब मैं आई थी तो उससे पहले वो नॉनवेज खाया करते थे, मुझे उन्होंने बताया। और जब मैं आई तो उन्होंने रसोई पूरी गंगा जल छिड़क के शुद्धिकरण करके मुझे दिया उन्होंने कि ये लो, अब ये तुम्हारी रसोई है, अब इसमें तुम्हारी इच्छा के बगैर कुछ भी प्याज का छिलका भी नहीं देखोगी यहाँ तुम कभी। शुद्ध शाकाहारी खाना भी नहीं खाया हमने पिछले 4 सालों से एक साथ बैठकर, जिसे खाने के बाद वो कहा करते थे, क्या स्लिम ट्रिम बना दिया है मेरी बीवी ने मुझे, नॉनवेज क्या छोड़ा, मैं तो बिल्कुल इकहरा निकल आया हूँ, कैसा बेडौल हाथी मिला था मैं तुझे, एकदम बकवास आदमी। और मैंने छोड़ो ना पुरानी बातें कहकर नहीं दिखाए अपने सनातन नखड़े। हाँ, पूरे 4 साल बीत गए हैं। आज जब मैं उन्हें नाचते गाते, आंख मारते, ठहाका लगाते नहीं देख सकी हूँ। पिछले 4 सालों से नहीं पढ़ी कोई भी रचना उन्होंने मेरे लिए, ना कोई अलग अलग अंदाजों वाली फ़ोटो खींची मेरी। हारमोनियम, माउथ आर्गन, बहुत मीठी बांसुरी नहीं बजाई उन्होंने मेरे लिए। राग भोपाली, तिलक कामोद और उनका सबसे प्रिय राग भैरवी, जिसे वो हर एक कलाकार के माध्यम से सुनते थे। रविशंकर जी का सितार भी बहुत सारा, उनका भीमसेन जोशी जी का राग भोपाली बड़ा सुंदर गाते हैं। हम दोनों के अजीज पंडित रविशंकर का सितार, मेहंदी साहब और गुलाम साहब की गज़लें थी, कितनी दूर से सुनाई देती हैं। अब वो खनक नहीं है आवाज़ में जो 4 साल पहले मिलती थी इन अप्रतिम आवाज़ों में। अब तो जो साजिंदे हैं वो वैसे दिखते ही नहीं है, क्या वो वैसा बजाते नहीं हैं? उनकी आवाज़ें आती हैं लेकिन रिकॉर्ड्स में आती है। नीलाभ दिखते हैं लेकिन बहुत दूर से दिखते हैं, ख्वाबों में दिखते हैं। उनकी जबर हथेली ने थामा नहीं अब मेरा हाथ। उनकी हथेली बहुत जबर, बहुत बड़ी सी हुआ करती थी, भारी भरकम। मुझे याद है एक बार उन्होंने बताया था कि उनकी जो पहली पत्नी हुआ करती थी, वो एक बार कार के शीशे पे जब पहली बार उन्होंने हाथ रखा था तो वो डर गई थी, कह रही थी यति का हाथ हो जैसे, बड़ा मजबूत पकड़ थी उनकी, पंजाबी पट्टे का हाथ। अब 4 साल पूरे गुजर गए जब अपने कंधे पर उनका अपरिहार्य अंगोछा जो हुआ करता था उसने मेरे माथे का पसीना नहीं पोंछा, नहीं ठीक की मेरी लिपस्टिक कभी। मैं तो हमेशा रुमाल खो दिया करती थी, उनका अंगोछा ही मेरे सब काम आता था। उतना गौर से अब नहीं देखते वो मुझे, उतने लाड़ से, उतने दुलार से, जिस तरह से वो अपने घर और अपनी ज़िंदगी की एक सजावट बनाकर मुझे लाए थे। अब घर के किसी कोने में सिर्फ आहट सुनती है कि शायद हैं यहीं, बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। अब वो साथ नहीं जिस पर रश्क था ज़माने भर को।
कहना गलत ना होगा लेकिन नीलाभ जाते जाते मेरे लिए कई चालाक बुजुर्ग सौतें छोड़ गए हैं। बहुत सारी थी, कुछ तो बची नहीं है, कुछ बची हैं और वो मुझसे साहित्य की दुनिया में सौतिया डाह निकालती हैं। अब मैं क्या करूं? अब नीलाभ जी को वो नहीं पसंद थी, नीलाभ जी ने उनको नहीं पसंद किया, लेकिन अब वो मुझसे बैर निकालती हैं कि नीलाभ के जीवन के साथ में ये जुड़ गई, हम ना जुड़ सके। ऐसी बहुत सारी हैं, 80-80 साल की हो गई, नीलाभ से उम्र में बड़ी हैं फिर भी हैं। और बहुत कहना गलत ना होगा लेकिन नीलाभ मेरे लिए कई चालाक बुजुर्ग सौतें, अथाह जलन को शत्रु और असीमित दुलार देने वाले, उंगलियों पर गिने जाने वाले अभिभावक भी छोड़ गए हैं, जो एक एक करके विदा होते चले जा रहे हैं, जैसे नामवर सर। लोग जाने न जाने, सामने माने न माने, लेकिन नीलाभ जी का रचना संसार बहुत सारी सीमाओं से परे, अपवाद जैसा अनोखा और अद्भुत है। नीलाभ महज एक कवि, एक लेखक, एक शानदार संपादक, एक पत्रकार, एक स्तंभकार तक सीमित होते नहीं हैं। उन्होंने कई ऐसे अतिरिक्त गजब प्रतिभाशाली सृजन इस दुनिया को एक साथ दिए हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही रचनाकार के वश की बात नहीं हो सकती। जैसे उनका अकेले लिखा हुआ संस्कृत का महाभारत और फारसी में गालिब साहब के दीवान पर जो टीका लिखी है, दोनों अकेले एक ही आदमी, एब्सोल्युटली अमेजिंग। जैसे पिछले 50 सालों से लगातार प्रसारित होता हुआ नीलाभ जी का बनाया हुआ लाइट एंड साउंड शो। हाँ, ये जो हिंदुस्तान है इसमें जितने बड़े बड़े किले, सबसे बड़ा इसमें गोलकुंडा फोर्ट है, इतने शानदार किले हैं, सब पर नीलाभ ने लाइट एंड साउंड शो बनाया है। और वो तब से 50 साल 40 साल जब से है, जहाँ दिया गया है जिस अथॉरिटी को, वो तब से आज तक कंटिन्यू चल रहा है, बदला ही नहीं गया। गोलकुंडा का तो इसलिए जिक्र इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गोलकुंडा वाला जो है वो सबसे बड़ा है, हिंदुस्तान का वो सबसे बड़ा किला, और उसमें अमिताभ जी की आवाज़ है। अब अमिताभ और नीलाभ जी में भी कई संयोग बड़े अजीब से हैं, जैसे दोनों बड़े साहित्यकारों के बेटे हैं। इस समय जहाँ वो भर्ती हैं वहाँ नीलाभ जी का जन्म हुआ था। नीलाभ मुंबई में जन्म लिए थे और इलाहाबाद में चमके, उनका नाम चमक के आया इलाहाबाद में, लंदन में, और अमिताभ बम्बई में जाके चमके जो कि इलाहाबाद में जन्मे थे। दोनों की माताओं का कॉलेज एक रहा है। माता उनकी तेजिंदर कौर उस वक्त हुआ करती थी, तेजी बच्चन जी, श्रीमती तेजी बच्चन जी, और कौशल्या माता जी, हमारी सास नीलाभ की माता जी, ये तब हुआ करती थी सुश्री कौशल्या मेहरोत्रा। तब ये लाहौर लॉ कॉलेज में साथ पढ़ रही थी। जैसे इन दोनों का नाम ही एक व्यक्ति ने दिया है, सुमित्रा नंदन पंत ने। नीलाभ अमिताभ, यह लगता है दो सगे भाइयों का नाम दे दिया हो। और पूजा पाठी संस्कार भी महादेवी वर्मा जी ने ही दोनों की इलाहाबाद है, इलाहाबाद में तो सब है, बस नीलाभ जी ने जन्म मुंबई में लिया था। बचपन तो पूरा, तो छोटे से चले गए थे, साल भर के थे जब वो वहाँ आ गए थे इलाहाबाद। और जैसे समस्त हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास जो नीलाभ जी ने वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय के लिए 4 खंडों में निकाला, ये जो है ये भी एक अद्भुत काम है ना। इसके पहले कभी इतना किया गया है और ना अभी तक ऐसा हुआ। 4 खंडों में जो उन्होंने निकाला है, पूरे हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास उन्होंने 4 खंडों में बड़ा शानदार सा निकाला है। मैं कहती थी कैसे किया होगा तुमने ऐसा। ऐसे ही उन्होंने 6 खंडों में नेहरू के सारे भाषण संकलित किए। यहाँ नेहरू मेमोरियल जो 3 मूर्ति भवन है, यहाँ पर जब वो काम कर रहे थे, तो उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी भाषा के जितने भी भाषण हैं, ये सब उन्होंने नेहरू के संकलित किए और 6 वॉल्यूमों से निकाला है। इसी तरह जैसे दिल्ली में श्री राम सेंटर के पिछले 50 सालों से चलती रामायण, दुर्गा चरित, कृष्णा लीला, गंगा अवतार वगैरह वगैरह ऐसे शो हैं जिसे लाखों लाख के टिकट आज भी बिक रहे हैं और आज भी लोग देखने जा रहे हैं, सब नीलाभ का क्रिएटेड है। और जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ब्रांडेड अनुवाद की दुनिया में तो वो एक ब्रांड नेम है। लेकिन अफसोस है, देखिए नीलाभ जी का नाम बहुत सारे प्रकाशक नहीं देते, जैसे कि खुद अब जैसे अरुंधति रॉय ने एक बार मुझसे कहा कि आपके पति वो हैं जिससे दुनिया लोग मुझे हिंदी में जानती है।
क्योंकि उन्होंने अनुवाद किया। लेकिन अभी जो उनके ट्रांसलेशंस आ रहे हैं उसमें नीलाभ जी का नाम ही नहीं है। बताइए ये कितनी हैरान करने वाली बात है। भाई बहुत सारे प्रकाशक हैं, उनकी रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं, 1 रुपए नहीं दे रहे हैं। मैं तो कहती हूँ खरीदिए ही मत पढ़िए आप लोग नीलाभ जी को। और अगर पढ़ना है तो सीधे मैन्युस्क्रिप्ट आप हमसे लीजिए, हम पढ़ने के लिए देते हैं, आप एक भी पैसा मत दीजिए उसका। लेकिन इन प्रकाशकों की झोली भरने का क्या मतलब है? इन प्रकाशकों की जो बेईमानी कर रहे हैं, इनकी जो, आप लोग मत पढ़ें, ऑनलाइन मत लें। मैं तो ये कहती हूँ आप मैन्युस्क्रिप्ट लें हमसे, मुफ्त में लें और पढ़ें और सराहें, वो बेहतर है। नीलाभ नाम के जादूगर अनुवादक की जगह लेने के लिए आज भी बहुत छोटे छोटे शब्दों के खिलाड़ी हाथ पैर मारते हुए दिखाई देते हैं, जो अगर अनुवादों पे केंद्रित सभा गोष्ठियां हैं वहां भी नीलाभ जी का नाम लेने से बचते हैं। क्यों बचते हैं? क्यों बचते हैं? डरते हैं। एक असुरक्षा बोध है, एक भय है, एक जलन भी है शायद, आई डोंट नो, पर ऐसा करते हैं। इसमें तो ये लिखा था, मैंने जब लिखा था कि कहीं उनके अन्नदाता प्रकाशक उनसे खफा होकर फेंके गए दानों में कमी ना कर दे। ऐसा तो नहीं है, कुछ अच्छे अनुवादक बहुत हैं। एक अनुवादक हैं जैसे मंगलेश ढबराल जी, वो मेरे भी अच्छे मित्र हैं, नीलाभ जी के भी अच्छे मित्र थे, और वो व्यक्ति भी बहुत अच्छे हैं, कवि भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मैंने कविता पढ़ी नहीं है इसलिए कह नहीं रही हूँ, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। मुझे एज अ पर्सन वो बहुत अच्छे व्यक्ति लगते हैं, बहुत विनम्रता से हैं, पहाड़ के गढ़वाली लोग हैं। तो उन्होंने भी अनुवाद का काम शुरू किया है शायद। नीलाभ ने अनगिनत अद्भुत काम किए हुए हैं, जिससे आम व्यापारी बुद्धि लोगों के दिलों में अतिरिक्त ईर्ष्या का स्थायी निवास होना बेहद स्वाभाविक है। नीलाभ ने मेरी कुल जमा 2.5 सालों की शादीशुदा जिंदगी में कुछ भी सहेजने लायक दिया हो कि न दिया हो, लेकिन उनकी विदाई के बाद एक दार्शनिक बोध वो जरूर दे गए हैं, जिसे मैं उनका किया हुआ एक अतिरिक्त अद्भुत काम मानती हूँ। वैसे उनके विभिन्न कामों में बीबीसी लंदन में उनका एक प्रोड्यूसर एज अ ब्रॉडकास्टर भी उन्होंने बहुत 5 साल एक सेशन, उनका एक पूरा जो टेन्योर था वो उन्होंने जो बिताया वो बहुत शानदार, बड़ा मेमोरेबल है। आज भी जब लोग पुराने बहुत सारे फ़ोन करते हैं तो वो बताते हैं कि उनकी आवाज़ आज भी गूंजती है। वो आज भी, मैं नीलाभ बीबीसी लंदन से आप सबकी सेवा में, बड़े मतलब स्टाइल से जो वो बोलते थे, ये एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने वहाँ काम किया, एज अ ब्रॉडकास्टर उन्होंने वहाँ काम किया, उन्होंने हर फील्ड में काम किए। ये नहीं कि केवल साहित्य पर उन्होंने केंद्र किया, उन्होंने खेलों पर कार्यक्रम दिया, उन्होंने बच्चों पर कार्यक्रम दिया, उन्होंने साहित्यिक विभूतियों पर कार्यक्रम दिया। उन्होंने उस वक्त इनका ये इन दोनों की शादी भी शायद उसी समय में हुई है, डायना और प्रिंस चार्ल्स की, इसको उन्होंने पूरा कवर किया, ये काम उनका रहा। और विंबलडन, बहुत सारे उन्होंने पूरा की पूरे स्टोरी बनाई, बहुत अच्छी उनकी इनिंग रही जो बीबीसी लंदन की रही। लंदन में उन्होंने बहुत ही काम किए हैं, और उन्होंने कविताओं की किताब बहुत अच्छी अच्छी वहाँ बनाई। उनका डायरी पूरी जो है किताब की शक्ल में है मेरे पास, प्रकाशित करवाएंगे कभी जब कोई सही ईमानदार प्रकाशक मिलेगा तब। बहुत सारा है, बहुत सारा है जो अभी नहीं छपा है नीलाभ का। अच्छा, फिर हाँ, नीलाभ ने मुझे मेरी कुल जमा 2.5 साल की शादीशुदा जिंदगी में जो कुछ भी सहेजने लायक दिया है कि न दिया है, लेकिन अपनी विदाई के बाद एक दार्शनिक बोध जरूर दे गए हैं, जिसे मैं उनका अतिरिक्त अद्भुत काम मानती हूँ। वो मुझे दुनिया और दुनिया का असली चेहरा दिखा गए हैं। दरअसल चहुओर व्याप्त कमीनापन बहुत पारदर्शिता से दिखा गए हैं उस वक्त जब से वो बीमार हो रहे थे। वो दार्शनिक ज्ञान ये दिखा गए हैं कि इस दुनिया में जब तक लोग अपने दरवाजे, आपके दरवाजे आकर बोटियां नोचेंगे, रोटियां तोड़ेंगे, दारू की नदियों में नहाएंगे, तब तक तो वो आपको याद रखेंगे, आपकी स्तुतियां गाएंगे, आपके सामने नतमस्तक होने का ढोंग रचाएंगे। लेकिन जिस घड़ी रोटी बोटी दारू दारा उठ जाएगी तो वो आपकी स्मृति सभा में 2 पल गुजारने से भी परहेज करेंगे। उन नितांत वीरान लम्हों में कोई एक आदि ही होगा जो उस यारबाश की यारी का सच्चा सितमगर होगा। वो कोई ही सच्चा गुणग्राही होगा, सच्चे अर्थों में प्रेमी होगा, जो उसके गुजरने के बाद भी उसके साथ वक्त गुजार रहा होगा। अब इस जमाने में बस यही क्षण भंगुरता, यही रंगो तेवर, यही बदलता समा, यही जीवन दर्शन सीखा है मैंने नीलाभ जी के जाने के बाद।
और खुशी मलाल दोनों ही बराबर है कि ये कटु सत्य, ये दार्शनिक सार बहुत कमसिनी में दिखा दिया उन्होंने मैंने। अरे कुछ दिन तो लगावट, प्रेम, आसक्ति, मोह के प्रपंची धागों में कैद रह लेती। मेरी उनकी शादी हुई थी तो आई वॉज जस्ट 22 साल की थी, और आज शादी के हो गए 6 साल, 7 साल पूरे हो गए। नीला को गए ही 4 साल हो गया है। बहुत जल्दी पैमाना हाथ से छूट गया। एक घूंट भी तृप्ति का पी नहीं सकी मैं। ये न थी हमारी किस्मत की विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। इस गज़ल, इस शायरी, ये तो मक्ता है। अरे ये जिस गज़ल का शेर है उसका सबसे प्यारा शेर जो मुझे लगता है और जो नीलाब पर एकदम सूट भी करता है, वो मैं नीलाब के लिए कहती हूँ और यहीं से अपनी बात पूरी करती हूँ। वो शेर मुझे लगता है सबसे प्यारा, वो ये जो है मक्ता है वो इस शेर का, इस गज़ल का। ये मसाइले तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबाद अफ़वार होता। मतलब इसका कहने का मतलब है कि मसाइल, ये जो तसव्वुफ़ यानी भक्ति, यानी आसक्ति, यानी ईश्वर का वैसे है ये जिसको भी ले जाओ, ये इन सारे कवियों के साथ तो यही है कि इनके एक शब्द इतने बहुआयामी होते हैं, इतने विस्तृत विस्तार लिए हुए होते हैं कि कहीं भी आप इसे फिट कोई कर नाच सकते हैं। गाना ना तो हो, कह रहे हैं कोई तसव्वुफ़ से धूम मतलब धड़ाका आसक्ति ना और हो, भक्ति से है। कोई वैसे शोर शराबा ना हो तो कैसे बोलेंगे चलेगा? मसाइल है ये तसव्वुफ़, पॉसिबल ये ही जो नहीं मसाइल है। हैं, ये जो मामले हैं मैं उनकी तसव्वुफ़ एक के, कविता और आज ये तेरा पढ़ने बयान गालिब, और जो से ये खुद तुम्हारा को बयान रोकूंगी है नहीं। मतलब टॉप क्लास का। ये कविता उन्होंने ये तब लिखी तुझे थी हम वली जब उन्होंने समझते जो साहित्य नबाद एकेडमी अखबार का होता, अवार्ड तुझे तो हम वली की कैटेगरी घोषित में ले होने के जाके बाद रख देते। उन्होंने कहा था इतना कि नहीं, मैं शानदार नहीं तुमने लेना भक्ति पर चाहता काम हूँ। किया है, इतना शानदार मैं तुम्हारा अस्वीकार कर बयानबाजी है, रहा इतना हूँ। सुंदर तुम वो लिखते हो। उन्होंने ऐसा नहीं किया था कि पहले ले लेकिन हम लिया, तुम्हें वली कैसे फिर खूब समझें? उसे कैश कराया अब्बाद और अखबार का अपनी किताब मीनिंग खूब सारी थोड़ा सा ट्रांसलेट कर निगेटिव आई है। और ये और वो सभी सारा साहित्यकारों से तमाशा अब्बाद किया। अखबार तो खैर, और उसके बाद कहा ये लो भैया हम अपना और इसी में अवार्ड आगे वो लौटा है रहे हैं। नहीं, उन्होंने ऐसे ना नहीं लौटाया था। जब अनाउंस हुआ, कहीं जब कोई और भी जीते पुरस्कार रहते अनाउंस होता यही है तो जो इंतजार भी होता। संबंधित हुए एकेडमी, भर के हम संबंधित जो रुसवा संस्थान हुए, आपको क्यों ना पुरस्कार घर दे के रहा होता दरिया, न है, कभी तो वो जना आपसे का एक बार उस्ताद पूछता है कि नहीं सुनिए, मजार हम आपको होता। ये कोई पुरस्कार मेरे दिल देना से चाहते हैं, पूछे आपको तेरे स्वीकार तीर है, नीम आप प्रसन्न कश्फ, हैं, कि अपनी खलिश सहमति कहाँ से दें। होती जो तो जिगर नीलाब के ने पार उसी वक्त कह होता। दिया था, ये नहीं, न मैं थी अपनी हमारी सहमति नहीं किस्मत देता की हूँ, मुझे ये विशाल यार पुरस्कार होता। साहित्य एकेडमी अगर का और जीते नहीं रहते चाहिए। यही इंतजार। तो उस वक्त ये कविता उन्होंने लिखी है क्योंकि बहुत सारे लोग मर रहे थे, हमें चाहिए, हमें चाहिए। अरे साहित्य अकादमी के लिए तो वो लोग प्राण दे दें, ऐसे ऐसे कवि हैं आजकल के, वो अपने जान दे सकते हैं। आप यकीन मानिए, ये मैं कोई अतिशयोक्ति शब्द नहीं यूज़ कर रही हूँ। दे कैन डाई, दे कैन, वो मर जाएंगे अगर उन्हें साहित्य अकादमी के बदले जान देनी पड़े। दे आर रेडी टू डू दैट। तो ये कविता मैं ज़रा सा पढ़ रही हूँ, आप ज़रा सुने। वजीफ़ा खोरों का गीत, ये है शीर्षक। हमको दे दो एक वजीफ़ी, हमको दे दो एक इनाम, हमको दे दो एक वजीफ़ी, हमको दे दो एक इनाम। हम हैं दीनहीन बेचारे, तुम हो माता पिता हमारे, अब तो छूटे सभी सहारे, कैसे चले हमारा काम। हमको दे दो एक वजीफ़ी, हमको दे दो एक इनाम। पहले राजा थे बुलवाते, हम भी उनके गुण थे गाते। पहले राजा थे बुलवाते, हम भी उनके गुण थे गाते, भर भर दान दक्षिणा पाते। अब हम किसको करें सलाम, हमको दे दो एक वजीफ़ी, हमको दे दो एक इनाम। अब तो सेठों का है राज, अब तो सेठों का है राज, जिनके भरे हैं छप्पर छाज। नत शिर होकर लेखक आज, नत शिर होकर लेखक आज, जपते सेठों का ही नाम। हमको दे दो एक वजीफ़ी, हमको दे दो एक इनाम। अपनी जनता के बल जीना, इसमें लगता खून पसीना। अपनी जनता के बल जीना, इसमें लगता खून पसीना। ऐसी कड़वाहट को पीना, है कब बस अपने बस का काम, है कब अपने बस का काम। हमको दे दो एक वजीफ़ी, हमको दे दो एक इनाम।